हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंशों का निर्गमन। तो अंशों का निर्गमन दो स्थितियों में किया जाता है, जब अंशों का निर्गमन नकदी के लिए किया जाए और दूसरा है नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन किया जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोकस करेंगे नकदी के लिए अंशों के निर्गमन का। तो कैसे किया जाता है देख लेते हैं। तो अंशों का निर्गमन नकदी के लिए किया जाता है तो दो स्थितियां बनती है, जब पूरी राशि अर्थात संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो जाती है या फिर राशि किस्तों में प्राप्त होती है। एक से अधिक किस्तों में राशि जब प्राप्त होती है अर्थात आवेदन पर, आवंटन पर और आगे आने वाली याचनाओं से जब राशि प्राप्त होती है तो किस प्रकार से लेखे किए जाते हैं आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक और चीज आपको समझ लेनी जरूरी है कि जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उनका मूल्य क्या होगा, अर्थात जब 10 रुपए का शेयर है तो उसे किस मूल्य पर निर्गमित किया जाएगा। ऑब्वियसली है, आपको लग रहा होगा कि 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में निर्गमित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर, कभी प्रीमियम पर और कभी कभी बट्टे पर करती है। क्या स्थिति बनती है देख लेते हैं। तो कंपनी अपने अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है और बट्टे पर कर सकती है। सम मूल्य का आशय है कि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर अर्थात फेस वैल्यू पर करती है। जैसे 10 रुपए का शेयर है और उसे 10 रुपए में ही निर्गमित कर दिया जाए तो उसे कहेंगे हम अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। और जब 10 रुपए के शेयर को 10 से अधिक के मूल्य पर निर्गमित किया जाए, जैसे 12 रुपए में निर्गमित किया जाए, तो यहाँ 10 रुपए का शेयर बाजार में 12 रुपए में बेचा जाएगा, 12 रुपए में निर्गमित किया जाएगा। तो इस स्थिति को कहते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। यहाँ जो 2 रुपए हैं, जो अतिरिक्त 2 रुपए हैं, वह है प्रीमियम की राशि है। कभी कभी कंपनी को अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमन करना पड़ता है और सामान्यतः आज की डेट में कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है, क्योंकि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो धारा 54 है उसके अनुसार वह चाहे तो अपने अंशों को कुछ विशेष परिस्थितियों में बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। तो वो क्या परिस्थितियां हैं उसको हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ समझते हैं कि जब अंशों का निर्गमन किया जाता है सम मूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर, तो इस दशा में क्या जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे कि संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाए। अगर यदि संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होती है तो क्या जनरल प्रविष्टि होंगे। तो आवेदन की राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि होगी। चूंकि आवेदन की राशि प्राप्त हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जो भी नंबर ऑफ शेयर हैं वो लिख दिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है और चूंकि हमको संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हुई है तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी आ रहा है और हम अलॉट भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब सेकेंड प्रविष्टि में ये जो राशि हमको प्राप्त हुई है इसको हम क्या कर देंगे, पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या प्रविष्टि हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त होने पर दो ही प्रविष्टि की जाती है, एक राशि प्राप्त होने की और दूसरी उसे पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की। तो अब इसका एक हम सवाल देख लेते हैं। सवाल इस प्रकार से है। सवाल है कि सुप्रिया लिमिटेड ने 30,000 समतांशों को, जो कि प्रत्येक 10 रुपए का था, सम मूल्य पर निर्गमित किया, अर्थात 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही निर्गमित किया गया है। संपूर्ण राशि आवेदन पर दी थी, आवेदन के साथ ही संपूर्ण राशि प्राप्त होने वाली है, अर्थात एक मुश्त राशि प्राप्त होने वाली। जनता ने सभी अंशों के लिए आवेदन किया और अंशों का यथाविधि आवंटन किया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो कर लेते हैं बच्चों जनरल प्रविष्टियां इन द बुक्स ऑफ सुप्रिया लिमिटेड। तो डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, इस प्रकार से प्रारूप बना लिया जाएगा। तो पहली प्रविष्टि होगी प्राप्त होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और राशि कितनी प्राप्त होगी, 10 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर पर 3 लाख रुपए। ठीक है। और नरेशन लिख देंगे बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, और इसको बंद कर देते हैं, पार्टिकुलर वाले कॉलम को
बंद कर देते हैं। अब दूसरी प्रविष्टि होगी, जो अलॉटमेंट होगा शेयर का, तो उसकी राशि को हम पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रविष्टि बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 3 लाख डेबिट में 3 लाख क्रेडिट में, और नरेशन लिख देंगे बीइंग द शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस प्रकार से हमारा सवाल हल हो गया है। तो अब हम टोटल कर देंगे और टोटल आ जाता है 6 लाख। इस प्रकार से सवाल हल हो गया है। अब बच्चों देखते हैं कि आगे यदि राशि एक से अधिक किस्तों प्राप्त होती है तो किस प्रकार से उसका लेखा किया जाता है। तो आवेदन पर कुछ राशि प्राप्त होगी, कुछ आवंटन पर होगी, और फिर आगे याचनाओं पर राशि प्राप्त होगी। याचना एक से अधिक हो सकती, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, तृतीय याचना, और जो भी उसमें से याचना अंतिम होगी तो उसको हम कहेंगे, जैसे प्रथम याचना ही अंतिम है तो प्रथम एवं अंतिम याचना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इनकी कैसे अकाउंटिंग की जाती है कैपिटल के लिए उसको हम समझेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल 2 स्थितियों में होगा, जब सिर्फ जनरल प्रविष्टि करनी हो, और दूसरा होगा जब रोकड़ बही तथा जनरल में प्रविष्टियां करनी हो। तो बच्चों अब हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली स्थिति देखते हैं, जब सिर्फ जनरल प्रविष्टि करनी हो। तो जब सिर्फ जनरल प्रविष्टियां करनी होती हैं तो यहाँ पर कोई कैश बुक अलग से नहीं बनाई जाती, सिर्फ जनरल प्रविष्टियों में लेखा किया जाता है। तो जब आवेदन की राशि प्राप्त होगी तो जनरल में लेखा कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसका नरेशन लिख दिया जाएगा। अब इस आवेदन की राशि को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रविष्टि होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आवेदन की राशि प्राप्त हो चुकी है और आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया है। अब बात आएगी आवंटन की, जब आवंटन देय होगा और फिर इसके बाद प्राप्त होगा। देखिएगा, आवेदन पहले प्राप्त होता है और फिर देय होता है, अर्थात पूंजी खाते में हस्तांतरित बाद में किया जाता है, लेकिन आवंटन पहले देय होता है, इसके बाद प्राप्त होता है। तो प्रविष्टि होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जब राशि प्राप्त होगी तो प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चों हम बात करते हैं कॉल्स की। तो जब कॉल्स की प्रविष्टि करेंगे तो पहले प्रथम याचना की बात कर लेते हैं। प्रथम याचना पहले देय होगी, देय होने पर क्या प्रविष्टि होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद जब राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार से जब सेकेंड कॉल्स की बात करेंगे, सेकेंड कॉल अंतिम याचना की बात करेंगे, या आगे जितनी भी याचनाएं होंगी उन सब के लिए यही प्रविष्टि होगी। क्या प्रविष्टि होगी, शेयर सेकेंड आर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब राशि प्राप्त होगी तो प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड आर फाइनल कॉल अकाउंट। इस प्रकार से जनरल प्रविष्टि की जाती है। अब हम दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं, जब जनरल प्रविष्टियां भी की जाती हैं और कैश बुक भी बनाई जाती है तो क्या प्रविष्टि की जाती है। तो बच्चों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब रोकड़ बही भी बनाई जा रही है और जनरल प्रविष्टियां भी की जा रही हैं तो कैसे लेखा होगा, समझिए। जो प्रविष्टियां नगद में होंगी वो कैश बुक में लिखी जाएंगी, अर्थात रोकड़ बही में लिखी जाएंगी, और जो प्रविष्टियां देय होने वाली प्रविष्टियां हैं या हस्तांतरण प्रविष्टियां हैं उनका लेखा जनरल में किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले आवेदन प्राप्त होता है और आवेदन प्राप्त होने की प्रविष्टि कहाँ होगी, कैश बुक में। तो कैश बुक हम बनाते हैं बच्चों, तो कैश बुक बनाएंगे सिर्फ बैंक कॉलम के लिए। ये हमारा कैश बुक का प्रारूप है। ठीक है, अब राशि प्राप्त हो रही है तो डेबिट में लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, और इसका अमाउंट लिख देंगे। अब ये जो राशि प्राप्त हुई है इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो पूंजी खाते में हस्तांतरण के लिए क्या प्रविष्टि की जाएगी, प्रविष्टि की जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये प्रविष्टि की जाएगी जनरल में। ठीक है, और प्राप्त होने की प्रविष्टि हमने कहाँ की है बच्चों, उसको हमने लिखा है कैश बुक में। ठीक है, और जब हस्तांतरण करेंगे तो प्रविष्टि कहाँ होगी, जनरल में। ठीक है, अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, आवंटन की। तो आवंटन पहले देय होता है तो देय होने की प्रविष्टि जनरल में की जाएगी। तो क्या प्रविष्टि बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जब ये राशि प्राप्त होगी तो प्राप्त होने की प्रविष्टि कहाँ की जाएगी बच्चों, कैश बुक में की जाएगी। तो कैश बुक में प्रविष्टि कर देंगे, प्राप्ति की एंट्री डेबिट साइड होती है तो लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और राशि लिख देंगे।
अब बात करेंगे हम आगे। आगे क्या होगा, फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा और ड्यू होने की प्रविष्टि जनरल में होगी, तो जनरल में लिखा कर लेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जब राशि प्राप्त होगी फर्स्ट कॉल की प्रथम याचना की, तो उसकी एंट्री कहां करेंगे हम, कैश बुक में करेंगे। क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और राशि लिख देंगे। यदि हमको कोई राशि एडवांस में प्राप्त हो जाती है तो उसका लेखा भी हम कैश बुक में कर लेते हैं, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब बात करते हैं बच्चों हम फाइनल कॉल की। यदि फाइनल कॉल पहले क्या होगा, दे होगा, तो दे होने की प्रविष्टि क्या होती है, हम सभी जानते हैं, शेयर सेकेंड आर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब ये राशि प्राप्त होगी तो प्राप्त होने की प्रविष्टि कहाँ की जाती है, कैश बुक में की जाती है, डेबिट साइड की जाती है, टू शेयर सेकेंड आर फाइनल कॉल अकाउंट। इसके बाद कैश बुक के दोनों पक्षों का हम योग कर लेंगे और अंतर की राशि निकाल लेंगे। कैश बुक का हमेशा डेबिट पक्ष का योग अधिक आता है। ठीक है, तो डेबिट का योग अधिक आएगा और आगे हम अंतर की राशि निकाल लेंगे, जिसे हम आगे ले जाएंगे। लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी और अगले साल ट्रांसफर कर देंगे बाय टू बैलेंस बीडी और राशि लिख देंगे। इस प्रकार से हमने बच्चों देख लिया है दो परिस्थितियां। जब सिर्फ जनरल में लेखा किया जाता है तो सभी प्रविष्टियां जनरल में की जाती हैं, रिसीव्ड की भी और ड्यू की भी। लेकिन जब कैश बुक अलग से बनाई जाती है तो रिसीव्ड की प्रविष्टियां कैश बुक में की जाती हैं और जो ड्यू की प्रविष्टियां हैं वो जनरल में की जाती हैं। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अब हम एक सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से लेखे किए जाते हैं। सवाल इस प्रकार से है कि साहू लिमिटेड ने 20,000 समतांशों को प्रत्येक 10 रुपए का सममूल्य पर निर्गमित किए, जो कि आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए, बाकी एक याचना पर देय थे, अर्थात प्रथम याचना पर देय थे। ठीक है, कितने बचते हैं शेष, 3 और 4 7 हो जाते हैं, तो 3 रुपए और बच जाते हैं जो कि प्रथम याचना पर देय होंगे। सभी अंश बिक गए और विधिवत सभी किस्तें मिल गई। कंपनी की पुस्तकों में जनरल की प्रविष्टियां कीजिए, तो सिर्फ आपको जनरल प्रविष्टि करनी है, कैश बुक नहीं बनानी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन द बुक्स ऑफ साहू लिमिटेड जनरल एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 4, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना अमाउंट होगा, 3 रुपए होगा। तो इस हिसाब से हम प्रविष्टियां कर लेंगे। तो सबसे पहले किसकी प्रविष्टि करेंगे, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पहले क्या होता है बच्चों, ड्यू होता है। एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, तो रिसीव्ड होने की क्या प्रविष्टि होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं, 20,000 शेयर हैं, 3 रुपए के हिसाब से राशि प्राप्त होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और राशि कितनी आ जाएगी, 20,000 गुणा 3 अर्थात 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे, बीइंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज ईच। इसके बाद हम पर्टिकुलर वाले कॉलम को बंद कर लेते हैं और अगली प्रविष्टि करते हैं। अब जो हमको एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हुई है उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। क्या प्रविष्टि बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और नरेशन लिख देंगे ट्रांसफर का। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको भी हम बंद कर लेते हैं पर्टिकुलर कॉलम को। अब अगली प्रविष्टि होगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, इसके बाद रिसीव्ड होगा। एप्लीकेशन पहले क्या हुआ था, रिसीव्ड, फिर ड्यू हुआ, लेकिन अलॉटमेंट पहले क्या होगा, ड्यू होगा, इसके बाद रिसीव्ड होगा। तो ड्यू होने की प्रविष्टि होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं, 20,000 शेयर हैं, 4 रुपए के हिसाब से ये आ जाते हैं 80,000 डेबिट में, 80,000 क्रेडिट में। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 4 रुपीज ईच। ठीक है, अब प्राप्त होने की प्रविष्टि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, 80,000 और नरेशन लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर पेज में जगह नहीं है तो हम यहाँ पर टोटल को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो टोटल कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 2,80,000। अगले पेज पर ले जाएंगे और यहाँ फर्स्ट कॉल की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगा, ड्यू होगा। ड्यू होने की प्रविष्टि होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए ड्यू हो जाएंगे। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे। फिर राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और इसका भी हम नरेशन लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम इसका टोटल कर देते हैं और टोटल आ जाता है 4 लाख रुपए। इस प्रकार से हमने ये सवाल
हल कर लिया है। अब बच्चों हम देखते हैं कि यदि हम कैश बुक भी बनाएं और जर्नल भी बनाएं तो कैसे लेखा किया जाता है, इसके लिए हम एक सवाल देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड ने 10,000 समतांशों को प्रत्येक 10 रुपए का सम मूल्य पर निर्मित किए, जो कि आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए और बाकी याचना पर दिए थे। सभी अंश बिक गए, विधिवत सभी किस्तें मिल गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल की लेखे करने हैं जब रोकड़ वही बनाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम जर्नल भी बनाएंगे। तो पहले हम इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड लिख लेते हैं कि आवेदन पर कितने 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने बचते हैं 4 रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ जर्नल का प्रारूप बना लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, साथ ही क्या बनाएंगे, हम एक कैश बुक बना लेते हैं। तो कैश बुक का प्रारूप बना लेते हैं, ओनली हम बैंक कॉलम बनाएंगे। तो ये हमारा कैश बुक का प्रारूप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंट्री कहाँ होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होगी। जब राशि प्राप्त होती है तो प्रविष्टि कहाँ होगी, कैश बुक में होगी। तो कैश बुक के डेबिट पक्ष में होगी। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी राशि प्राप्त होगी 3 रुपए के हिसाब से। कितने शेयर हैं बच्चों, यहाँ पर 10,000 शेयर है। 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से राशि आ जाती है 30,000 रुपए। ठीक है, अब यह जो राशि है इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमको जनरल प्रविष्टि करनी होगी। तो जनरल प्रविष्टि करेंगे हम, क्या प्रविष्टि होगी ट्रांसफर होने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका हम अमाउंट लिख देंगे 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में, और इसका नरेशन लिख देंगे। ठीक है, अब अगली प्रविष्टि होगी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है। तो ड्यू होने की प्रविष्टि क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 3 रुपए के हिसाब से यहाँ फिर 30,000 रुपए ड्यू हो जाते हैं, और इसका हम नरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों यह राशि हमको प्राप्त होगी। प्राप्त होने की प्रविष्टि कहाँ होगी, कैश बुक में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हमको 30,000 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले डी होगा, और डी होने की प्रविष्टि जनरल में की जाएगी। तो जनरल में हम लेखा कर लेते हैं। क्या प्रविष्टि होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे और राशि लिख देंगे। ठीक है, तो राशि 4 रुपए के हिसाब से 40,000 बनती है, और इसका हमने नरेशन लिख दिया। ये राशि ड्यू हो गई। अब ये राशि प्राप्त होगी। प्राप्त होने की प्रविष्टि कहाँ होगी बच्चों, कैश बुक में होगी। तो कैश बुक में पहुंच जाते हैं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और राशि है 40,000। अब हमने सभी प्रविष्टियां कर ली हैं। कैश बुक में प्राप्ति की प्रविष्टियां कर ली हैं, और जो हस्तांतरण प्रविष्टियां हैं या देय होने की प्रविष्टियां हैं वो हमने जनरल में कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 जनरल में प्रविष्टियां हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका योग लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से योग लगा लेंगे, और यहाँ पर हम कैश बुक का भी योग लगा लेते हैं। और योग आ रहा है डेबिट पक्ष का योग 1 लाख, अंतर की राशि निकाल लेंगे, लिख देंगे बाय बैलेंस CD 1 लाख, और यहाँ अगले वर्ष ले जाएंगे टू बैलेंस BD 1 लाख। इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। तो बच्चों आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद।